हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से YouTube पर अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल को डील किया था, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मिडिल लेमला से जुड़े हुए कुछ फैक्ट बता दूं, जिसको हम उस क्लास में मिस कर दिए थे। दोस्तों, मिडिल लेमला, जैसा कि आप सब जानते हैं, मिडिल लेमला सीमेंटिंग बॉडी होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। ठीक, इसी प्रकार अगर ये मान लीजिए ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक, एक सेल ये हो गई, तो ठीक, एक फिर इसी तरह एक दूसरी सेल हो गई। ठीक, इस तरह जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग बॉडी होती है वो होती है मिडिल लेवला। दोस्तों, अगर हम मिडिल लेवला की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मिडिल लेवला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का, जिसमें कैल्शियम पेक्टेट की क्वांटिटी अधिक होती है। ठीक है, दूसरा फैक्ट यह है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि फल जो है पकने के बाद मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फल के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट की जो सेल्स होती हैं, उनके बीच का जो मिडिल लेवला है, ठीक, उनके बीच की जो मिडिल लेवला है, ये फल के पकने के बाद पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, जब ये मिडिल लेवला डिजोल्व हो जाती है तो इनके सेल्स के बीच में बहुत सारा गैप आ जाता है। ठीक है, जो गैप आ जाता है, इसी गैप की वजह से फल जो है पकने के बाद मुलायम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं सेलुलोज की ओर। सेलुलोज के विषय में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा पॉलीमर है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम सेलुलोज के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यह ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है। दोस्तों, लीनियर पॉलीमर होने का मतलब यह है, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ग्लूकोज है गया, दूसरा ग्लूकोज हो गया, तीसरा ग्लूकोज हो गया, चौथा ग्लूकोज हो गया। इसी तरह ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, लगभग 10,000 से ज्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। दोस्तों, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, इस तरह दोस्तों लीनियर फॉर्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर ये बनाते हैं दोस्तों सेलुलोजिक चैन। ठीक, ये सेलुलोजिक चैन जिस तरह की आप देख रहे होंगे कि ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा ग्लूकोज है, इस तरह ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग 10,000 से ज्यादा ग्लूकोज जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इस तरह जब सेलुलोज चैन बन जाती है, तो इसी तरह कई सारी सेलुलोज चैन मिलकर बनाती है एलिमेंट्री फाइब्रिल, जिसको हम कहते हैं माइसिली स्ट्रक्चर। ठीक है, माइसिली बोलते हैं। दोस्तों, इसी तरह लगभग 100 माइसिली या 100 एलिमेंट्री फाइब्रिल मिलके बनाती हैं माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल के डायमीटर की बात करें दोस्तों, ये इसका डायमीटर होता है 250 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये इसी तरह कई सारी माइक्रोफाइब्रिल मिलके बनाते हैं मैक्रोफाइब्रिल, जिसका विड्थ होता है दोस्तों 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है, इसका माइक्रोफाइब्रिल का। दोस्तों, ये जो माइक्रोफाइब्रिल है आप देख रहे हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल और ग्लाइकन्स, ये दोनों ग्लाइकन्स और माइक्रोफाइब्रिल दोनों मैट्रिक्स में धंसे होते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स दोस्तों पेक्टिन पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ सब्सटेंस होता है जो कि हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है। ठीक है, जो पेक्टिन पॉलीसेकेराइड्स के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हाईली आपस में बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक्ड कर होके आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होके जो है मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर जो होता है ग्लाइकन्स और माइक्रोफाइब्रिल दोनों ही एम्बेडेड रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो होता है सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप सेलुलोज का इतना तगड़ा पैकिंग होने की वजह से जो है सेलुलोज दोस्तों सारे एनिमल्स नहीं पचा सकते। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन भी सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते। बात आती है फिर डाइजेस्ट कौन करता है। दोस्तों, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं जैसे कैटल्स हो गए। कैटल्स सेलुलोज को इसलिए डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि कैटल्स के स्टमक में 4 पार्ट होता है, जिसमें होता है दोस्तों रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम।
कैटल्स के स्टमक का जो रुमेन पार्ट है उसमें कुछ रिमोनोकॉकस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उनसे कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होता है। उसी एंजाइम की वजह से कैटल जो है सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। मेरे पास इमेज थी दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ ये है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये स्टमक स्ट्रक्चर है दोस्तों रुमिनेंट्स के। जैसे कि हम गोट की बात करेंगे, एनीवे जैसे बफेलो की बात करेंगे, काऊ की बात करेंगे, सीप की बात करेंगे, ये सारे इन एनिमल्स जो होते हैं इनका जो स्टमक होता है, इनके स्टमक में 4 पार्ट होता है। जैसे ये दोस्तों है रूमेनम है, रूमेन हो गया, ओमेशम हो गया, एबोमेशम हो गया और रेटिकुलम हो गया। इस तरह इसके 4 पार्ट होते हैं। लेकिन जो रूमेन पार्ट होता है यहाँ पर होता है रिमोनोकॉकस बैक्टीरिया। ठीक है, रिमोनोकॉकस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यह बैक्टीरिया कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन करता है। उसी एंजाइम की वजह से सेलुलोज का डाइजेशन जो है ये रूमिनेंट्स एनिमल कर पाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के 10,000 से ज्यादा मोनोमर होते हैं। ठीक है, अगर हम काइटिन की बात करें या सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज और काइटिन दोनों में ही जो ग्लूकोज शुगर होता है वो ज्वाइंट होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ये जुड़ा होता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को। ये देखिए दोस्तों, ये है सेलुलोज की स्ट्रक्चर और ये है काइटिन की स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें ग्लूकोज का एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर ये है। ठीक, अब इसमें अगर हम कार्बन की पोजीशन देखेंगे तो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये है छठवां कार्बन। इसी तरह दोस्तों इसमें गिन लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, छठवां कार्बन। अब दोस्तों अगर हम ग्लूकोज के पहले मोनोमर में देखेंगे तो यहाँ पर होता है, पहले कार्बन होता है OH। इसी तरह ग्लूकोज के अगर हम दूसरे मोनोमर में देखेंगे तो इसमें 4th कार्बन के पोजीशन पे होता है OH। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि पहले कार्बन का OH, ठीक है, और 4th कार्बन का H, ये निकल जाता है H2O को फॉर्म में, और फिर इस तरह जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ग्लूकोज के ढेर सारे मोनोमर्स जो है आपस में लिंक्ड होते हैं, लिंक होके ये बनाते हैं सेलुलोज चैन। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में ये जुड़े हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। देख रहे हैं, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और दोस्तों आप ये भी देख रहे होंगे कि सेलुलोज के चेन्स में सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही नहीं होता, बल्कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। ठीक है, ग्लाइको जो इसकी पैकिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। दोस्तों अब बात करेंगे काइटिन की। काइटिन में भी आप देखेंगे सेम कहानी है दोस्तों। कार्बन गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी दोस्तों इसी तरह काइटिन में भी जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं पिट्स के विषय में। पिट्स क्या होता है दोस्तों? पिट्स को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में आप लोग फुटबॉल खेले होंगे या गेंद खेले होंगे। फुटबॉल या गेंद फटने के बाद आपने देखा होगा तो उसकी जो रबड़ की स्किन होती है उसकी थिकनेस चारों ओर से बिल्कुल सेम होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि उस रबड़ की जो बॉल है उसकी थिकनेस यहाँ बहुत, इस एरिया में बहुत मोटा हो गया, इधर बहुत पतला हो गया। ठीक, अब दोस्तों क्या होता है कि सिलवाल में इसकी थिकनेस चारों तरफ से एक समान नहीं होती है। ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि प्राइमरी सेलवाल पे जब सेकेंडरी सेलवाल का डिपोजिशन होने लगता है तो जिस एरिया में सेकेंडरी सेलवाल का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है वहां पर दोस्तों सेलवाल बहुत मोटी हो जाती है। ठीक, वहां पर सेलवाल का जो एरिया है वो बहुत मोटा हो जाता है, और जहां पर सेकेंडरी सेलवाल का डिपोजिशन कम होता है वहां पर सेलवाल पतली हो जाती है, और जहां नहीं होता है वहां गैप हो जाता है। तो दोस्तों जिस एरिया में सेकेंडरी सेलवाल का डिपोजिशन नहीं होता है वहां पर बन जाते हैं कुछ गैप्स। ठीक, इन गैप को कहते हैं पिट्स। ठीक, और ये पिट्स जिस फील्ड में, जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को कहेंगे प्राइमरी पिट फील्ड। पिट्स होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, एक होता है सिंपल पिट और दूसरा होता है बॉर्डर पिट। ठीक, सिंपल पिट को अगर हम समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें कि आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये दोस्तों ये सिंपल पिट की इमेज है। दोस्तों अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन आपका ये है।
अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये है सेल 1 और ये रीजन है सेल 2। जैसे ये है सेल 1 हो गया और ये क्या है, ये सेल 2 हो गया। ठीक, अब क्या होता है कि आप ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं, ये है दोस्तों सेल 2 का प्राइमरी सेल वॉल और ये है सेल 1 का प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, अब ये जो बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों मिडिल लेमला। ठीक, अब मिडिल लेमला और प्राइमरी सेल वॉल को मिला के बनता है क्या, पिट मेम्ब्रेन। इस एरिया में पिट में जो ये पोर्शन कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल और जो मिडिल लेमला को जो, ठीक है, पोर्शन ये कहलाता है पिट मेम्ब्रेन। और आपको सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया गया होगा दोस्तों। सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर होती है। प्राइमरी सेल वॉल पहली सेल में भी होगा, इसी तरह दूसरी सेल में भी होगा। कैसे होगा कि आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है S1 यानी कि पहली लेयर सेकेंडरी सेल वॉल की, S2 यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल की दूसरी लेयर, और S3 ये सेकेंडरी सेल वॉल की तीसरी लेयर। ये 3 लेयर आपकी बताई गई है। अब बात करते हैं पिट्स की। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये है पिट्स। ये जो पिट्स की जो ओपनिंग होती है दोस्तों, इसको कहते हैं पिट अपर्चर। ठीक, इसको कहते हैं पिट अपर्चर। और आपको ये जो कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को कहते हैं पिट कैविटी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पिट कैविटी। अब सिंपल पिट में क्या होता है दोस्तों, जब पिट कैविटी और पिट अपर्चर दोनों का डायमीटर सेम होता है तो उसको कहते हैं सिंपल पिट। ठीक दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, सिंपल पिट। अब सिंपल पिट से जुड़े हुए दोस्तों कुछ और टर्म है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब दो सिंपल पिट ठीक आमने सामने होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं पिट पेयर। ठीक है, और जब, ठीक है, अगर जब एक ही तरफ पिट हो, एक तरफ पिट हो और दूसरी तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हो, तो इस एरिया को, ऐसे कंडीशन को कहते हैं ब्लाइंड पिट। क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहां दोनों पिट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पिट पेयर। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमने बना दिया, एक पिट दिख रहा है और दूसरे पिट को हमने सेकेंडरी सेल वॉल से कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे ब्लाइंड पिट। ठीक, ठीक दोस्तों, अब एक एरिया और होता है, एक इसमें कहानी और होती है कंपाउंड पिट की। कंपाउंड पिट की कहानी दोस्तों ये होती है कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारी पिट मेम्ब्रेन है और इसमें आपने एक एरिया देखा जहां पर एक तरफ जो है बड़ा पिट है। ठीक, और दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये पिट है, ये छोटे छोटे बहुत सारे पिट बन गए, जैसे एक पिट ये हो गया, ये पिट हो गया, ये पिट हो गया, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंपाउंड पिट। ठीक है, ये था दोस्तों सिंपल पिट। अब बात करते हैं बॉर्डर पिट की। बॉर्डर पिट में दोस्तों क्या होता है, बॉर्डर पिट में कुछ खास नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरह कहानी इसकी भी है। बस बॉर्डर पिट में ये होता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, वो इसकी थिकनेस इतना ज्यादा हो जाती है कि ये चैम्बर जैसे या बॉर्डर जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है। पिट को जो है ये बॉर्डर जैसे स्ट्रक्चर बना के पूरी तरह से कवर्ड कर लेती है, जिसको कहते हैं बॉर्डर पिट। और इसमें होता क्या दोस्तों, बॉर्डर पिट में पिट अपर्चर की साइज जो है बहुत कम रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है, ये क्या है, ये है पिट अपर्चर। ठीक, ये दोस्तों ये क्या है, पिट चैम्बर। दोस्तों बॉर्डर पिट में जो पिट मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोफाइब्रिल के सर्कुलर डिपोजिशन से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं टॉरस। अब पिट मेम्ब्रेन का वह पार्ट जहां पर टॉरस होता है उसको कहते हैं मार्गो। मार्गो फ्लेक्सिबल होता है। इसके फ्लेक्सिबल होने का बेनिफिट ये है कि ये वाटर या मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, और एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको भी रेगुलेट करता है। ये कैसे रेगुलेट करता है, अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये सेल 1 का रीजन है और ये क्या है, सेल 2 का रीजन है। अब दोस्तों क्या होता है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक, और इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है। जब दोनों तरफ से बराबर प्रेशर पड़ेगा, मान लीजिए सेल 1 का प्रेशर है P1 और सेल 2 का प्रेशर है P2। ठीक, सेल 1 का प्रेशर और सेल 2 का प्रेशर जब दोनों बराबर लगेंगे, इक्वली लगेंगे,
तब ये दोस्तों मार को मूव नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, और ये जो पिट है ये ओपन रहेगा। ठीक, जब पिट ओपन रहेगा तब वाटर्स का मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर सेल 1 का प्रेशर कम हो गया, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सेल प्रेशर 1 और प्रेशर 2, जब प्रेशर 1 कम हो गया किससे, प्रेशर 2 से, देख रहे हैं इधर का प्रेशर जो है ज्यादा लगा है, ठीक, इधर का प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर जो है कम हो गया, तब क्या करेगा, ये मार्को जो है मूव कर जाएगा और ये इसका जो टोरस आके इस अपर्चर को पूरी तरह से बंद कर देगा या इस अपर्चर को ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो वाटर से मिनरल्स का जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो बॉर्डर पिट होता है वाटर या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट को भी रेगुलेट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा एक माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जो एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट करता है या ये ऐसा कह सकते हैं, ये एक ऐसा है माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जिसके माध्यम से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। ठीक दोस्तों, बुकिश लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज द स्मॉल ओपनिंग ऑफ प्राइमरी सेल वॉल व्हिच इज सिचुएटेड इन द प्राइमरी पिट फील्ड्स। ये प्राइमरी पिट फील्ड में प्रेजेंट होता है। जैसे बोला गया है प्लाज्मोडेस्माटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल, और ये क्या करता है, प्लांट सेल को या कुछ एल्गल सेल में जो होता है जहां प्रेजेंट होता है वहां क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। अब दोस्तों ये कम्युनिकेट कैसे करती हैं या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक प्रक्रिया होती है प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इसके माध्यम से प्लाज्मोडेस्माटा का बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों जब आप प्लांट सेल के जब रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर होता है दोस्तों कैस्पेरिन स्ट्रिप। ठीक, एंडोडर्मिस रीजन में पाया जाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप। कैस्पेरिन स्ट्रिप दोस्तों क्या होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप एक ऐसे सब्सटेंस का बना होता है जो नेचर से हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, हाइड्रोफोबिक होता है दोस्तों, तो इसी वजह से अगर जब वाटर मूव करता है तो मूव करते हुए आगे जाता है, जैसे एंडोडर्मिस रीजन में पहुंचता है तब वाटर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्या, वो है कैस्पेरिन स्ट्रिप। क्योंकि कैस्पेरिन स्ट्रिप दोस्तों हाइड्रोफोबिक नेचर का बना होता है और ये वाटर को आगे नहीं मूव करने देता। ठीक है, तो ये वाटर को ब्लॉक कर देता है। तब दोस्तों वाटर क्या करता है, ऐसी कंडीशन में वाटर एंटर करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा और फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर जब मूव करता है तब फिर वाटर को एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम रहता है, वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वाटर या मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है।